भारत में एक दल के प्रभुत्व के कारण, देखो भारत में एक दल का प्रभुत्व मतलब कांग्रेस प्रणाली, और कांग्रेस प्रणाली कब से कब तक भारत में एक दल का प्रभुत्व था? अगर ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो ये 15 साल शुरुआत के, जिन्हें भारत में एक दल के प्रभुत्व का काल कहा जाता है और कांग्रेस के प्रभुत्व का काल भी कहा जाता है। एक दल में बात हो रही है कांग्रेस की। 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और कांग्रेस सबसे पुराना दल था, सबसे पुराना दल था। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। कांग्रेस के प्रभुत्व का जो सबसे बड़ा कारण था, कांग्रेस के भीतर समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल थे। कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा जाता था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो वामपंथी हो, वो दक्षिणपंथी हो, सारी विचारधाराएं जो थी वो कांग्रेस के भीतर थी। इसलिए पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था और जिसे एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। और कारण है, जैसे कांग्रेस ने स्वाधीनता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी से पहले की पार्टी थी और अधिकतर लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास था। आपने देखा था हमारे संविधान सभा में भी 82% मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे, तो लोगों का विश्वास इसमें ज़्यादा था, इसलिए सबसे ज़्यादा सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल रही थी। क्लियर? एक कारण और भी था कि कांग्रेस के भीतर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता आए थे, करिश्माई नेता, और कभी कभी गांधी जी को भी कांग्रेस से जोड़ा जाता है, क्योंकि एक बार गांधी जी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी जैसे महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित थे। क्लियर? यहां तक तो हो गया भाई भारत में एक दल के प्रभुत्व का कारण। पेपर में एक क्वेश्चन और भी आता है, पहले आता था, अब सिलेबस आपका कट चुका है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। भारत में एक दल का प्रभुत्व दूसरे देशों देखो पहले बात, एक क्वेश्चन आ सकता है हमसे कि भाई भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के दूसरे दल के एक दल के प्रभुत्व से कैसे अलग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहली चीज, भारत में एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन हमारी दलीय व्यवस्था एक दलीय नहीं है। हमारी जो दलीय व्यवस्था है, चुनाव का जो सिस्टम है, वो किसी भी तरह से एक दलीय नहीं है। कौन सी प्रणाली हमारे यहाँ? इसके आगे बहु लगा दो, बहुदलीय। हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था बच्चों? बहुदलीय। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और जिसको बहुमत प्राप्त हो गया वो अपनी सरकार बना सकती है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरी बात, भारत में कोई भी पार्टी, चाहे वो निर्दलीय भी हो, रजिस्टर्ड ना हो, वो चुनाव में खड़ी हो सकती है और वो अपनी सरकार बना सकती है। दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं है, जैसे चाइना में है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाएगी और कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये भी कह सकते हो भाई भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक नहीं था, कि भाई कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। हमने तो मौका दे रखा है कि भाई आप आओ सरकार बनाओ। अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था नहीं होती तो आपने देखा था 1989 के बाद इंडिया में कई सारी पार्टियों की सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, बीजेपी, कई सारी सरकारें बनी थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय व्यवस्था। और हमारे यहाँ जो बहुदलीय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है, जबकि दूसरे देशों में जो व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी। 1960 का जो दशक है उसे खतरनाक दशक के नाम से भी इंगित किया जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये अगर पेपर में आया तो 4 नंबर दिलवा के जाएगा आप लोगों को। ठीक है? 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अब ये जो 1960 का दशक था, इसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? दशक का मतलब हो गया 1960 से 70 के बीच की घटनाएं। ठीक है? तो हम वही सारी घटनाएं देखेंगे। पहले खाद्यान्न संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, भारत चीन युद्ध 1962। देखो ये ऐसा टाइम था जब भारत की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। देश में एक तो मानसून
खराब था, बरसात अच्छी नहीं हो रही थी, किसानों की फसलें खराब हो जा रही थी, फसलें खराब हो गई, और हमारे देश में खाने तक एक टाइम का भोजन करने के लिए भी लोगों के पास अन्न नहीं था। बहुत सारे लोग जिनके पास अन्न नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे तब तक हम कृषि में आत्मनिर्भर नहीं थे। बहुत सालों तक 1970 के दशक तक हम कृषि पर आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी, खाद्यान्न वगैरह। तो खाद्यान्न संकट आ चुका था। खाद्यान्न संकट क्यों आएगा? जब बरसात अच्छी नहीं होगी, जब मानसून नहीं आएगा, तभी खाद्यान्न संकट आएगा। और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपने एग्रीकल्चर को ऊपर कर सके। भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध, ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है ना कि कभी भी युद्ध हो जाए, याद रखना, युद्ध से दो नुकसान होते हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान कि हमारे कई सारे सैनिक मर जाते हैं, कई सारे सैनिक मर जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, युद्ध में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। आपको ये लगता होगा, कोई भी बोल देता है ना कि नहीं यार उस देश को उड़ा दे। उड़ा देना आसान बात थोड़ा है। आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, विश्व की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। अगर कोई भी युद्ध हो गया तो क्या होगा? विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना वो तहस नहस हो जाएगी। आपको पता है पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध ने तो यूरोप की इकोनॉमी खराब कर दी। अमेरिका आगे भाग गया, बाकी देशों की इकोनॉमी तो खराब हो गई दूसरे विश्व युद्ध के कारण, अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी हो गई। युद्ध के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। एक तो आपके पास खाने को पैसे नहीं है, अन्न नहीं है, उसमें आप युद्ध लड़ रहे हो, दो बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़े आपको, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक कारण, अब जाहिर सी बात है अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, देश में रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उस समय तक इंडिया को पता है आपको कि एलपीजी तो बाद में आई है, उससे पहले इंडिया में ना लाल फीताशाही बहुत थी। जैसे हर चीज़ सरकार के अंदर, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सारे किसके अंदर है? सरकार के अंदर। जिसके कारण लाइसेंस राज था पहले कि भाई आपको कोई छोटी से छोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए भी 20-22 लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे एलपीजी में घटा दिया गया, नहीं, छोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कुछ जगह ही आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया, ठीक है। एक तो बेरोजगारी का एक कारण था। अब आपको पता है युद्ध हुआ, युद्ध में आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगा तो क्या बढ़ गई? महंगाई। युद्ध में अगर पैसा लग रहा है तो बढ़ना क्या है? महंगाई। सरकार अपनी जेब से थोड़ा देगी, आप नागरिक को ही वहन करना पड़ेगा। जैसे आप बात कर लो इलेक्शन, कभी भी इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, इलेक्शन के बाद जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ती है। कुछ समय के लिए इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ती है, तो इस समय महंगाई बढ़ने लग गई, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस की कई सारी जो नीतियां थी ना वो असफल होती जा रही थी, क्योंकि युद्ध ये दोनों किसके टाइम में हुए थे? कांग्रेस के टाइम पे। और भारत चीन युद्ध के कारण नेहरू जी की छवि इतनी ज़्यादा धूमिल हुई थी कि 1967 के इलेक्शन तक कई सारे राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। आपने देखा कांग्रेस हार गई कई सारे राज्यों में। आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सारे के सारे क्या थे? चैलेंज थे, जिस कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्लियर बच्चों यहां तक? हो या कोई हंसना बंद? सरकार की चुनौती, नेहरू के बाद शास्त्री। सबसे पहली चीज क्या हुई थी? मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब आपको पता है किसी भी पार्टी के अंदर अगर प्रधानमंत्री मरता है तो पार्टी के भीतर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि भाई हम अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा मोटा तो है नहीं। इसलिए हर इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जो भी राजनीति में जो भी सांसद हैं उनमें से हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये चुनौती आई कांग्रेस के भीतर भी कि भाई हम अपना अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएं। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय के कामराज ने शास्त्री जी का नाम सुझाया था कि भाई शास्त्री जी को ही पीएम बनाना चाहिए। और शास्त्री जी की छवि भी इतनी बेहतर थी ना कि कांग्रेस के भीतर अधिकतर जो नेता थे वो शास्त्री जी के नाम पर एग्री हो गए, मतलब राजी हो गए भाई शास्त्री जी ही पीएम बनने चाहिए। एक तो शास्त्री जी की छवि दोनों तरीके से अच्छी थी, नैतिक रूप से भी, क्योंकि एक बार रेलवे की एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना के बाद शास्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया था और नेहरू के सबसे ज़्यादा करीबी भी शास्त्री जी ही थे। अब शास्त्री जी पीएम बने, पीएम बनते उनके 1.5 साल के कार्यकाल में ही उनके सामने दो चुनौती आ गई। एक तो भारत पाक युद्ध 1965 का, और एक चुनौती थी मानसून की विफलता। इस समय भारत में खाद्यान्न संकट भी था, जिस कारण शास्त्री जी ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
ये शास्त्री जी का नारा है, जय जवान और जय किसान का। शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 10 जनवरी 1966, ये डेट याद रखना। इसमें एक समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। 10 जनवरी 1966, अयूब खान सिग्नेटरी थे इसके, और शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब यहाँ तक तो राजनीतिक उत्तराधिकार, एक बार चुनौती आई, अब दोबारा चुनौती आ गई राजनीतिक उत्तराधिकारी की। शास्त्री के बाद इंदिरा। अब शास्त्री जी की मृत्यु हुई, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक चुनौती और आ गई कि भाई अब अगला पीएम किसे बनाया जाए। पहले तो शास्त्री जी के समय उनको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था, कोई भी कंपटीशन देने वाला नहीं था। लेकिन शास्त्री जी के निधन के बाद 2 इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक इंदिरा गांधी भी और एक मोरारजी देसाई भी। इंदिरा गांधी भी पीएम बनना चाहती थी और मोरारजी देसाई भी, तो दोनों ही हैं। और एक सिंडिकेट है, उस समय सिंडिकेट जिसको समर्थन कर देता उसी की जीत मानो। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन किया, ठीक है, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया कि भाई इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया जाए। और मोरारजी देसाई बेचारे, फिर इनका एक ख्वाब ही रह गया। बाद में बने थे 1977 में प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक इनका ख्वाब ही हो रहा है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई इस रेस से बाहर हो गए और इंदिरा गांधी पीएम बनी। किसके समर्थन से? सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन थे? कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं ने इंदिरा गांधी और शास्त्री जी की प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। के कामराज, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी। आपको इसमें के कामराज के बारे में भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आजकल आप लोग जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन रहे हो, ये इन्हीं की देन है। सबसे पहले यूनिफॉर्म का जो सिस्टम है ना, स्कूल वगैरह में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कॉलेज वगैरह में, ये इन्हीं का कंसेप्ट था, के कामराज का। और के कामराज को ही भारत में मिड डे मील का जनक कहा जाता है। यही वो इंसान थे जो तमिलनाडु के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। कौन? के कामराज। सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं होता वहां पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे के कामराज। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। कब? 1964 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे।